गुड मॉर्निंग ममता जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निधि जी गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है सबको? वॉइस बता दो, वॉइस आ रही? वॉइस आ रही है? वॉइस का बता दो। ठीक है, चलिए। तो कॉम्पटन इफेक्ट, देखिए चलिए अभी तक जो हमने पढ़ लिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट पढ़ लिया। एक पढ़ा था हमने कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर पढ़ रहे हैं आज हम कॉम्पटन। देखिए एक कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को ताकि बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको अगर मैं पहचानने को बोलूं कहाँ कॉम्पटन इफेक्ट होगा, कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो आप कैसे पहचानोगे? सब कुछ सेम है, सोर्स सेम है, ठीक है, एटम भी सेम है, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे? आपने इससे पहले ही पढ़ा होगा कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए अगर सपोज दैट, देखिए दो डिफरेंस कैसे होता है कॉम्पटन। अगर मेरे पास कोई भी एक एटम है, सपोज क्या है, या ले लेता हूं मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं पीबी, ठीक है, पीबी लेड ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे कुछ, और ऐसे आउटर मोस्ट सेल होगी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत बेसिक बात है, पर हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं सही मैनर में कर नहीं रहा हूं, पर कुछ ऐसे ही है सपोज दैट। अब मैंने क्या कहा, आपके पास सोर्स फिक्स है, जो लाइट इंसिडेंट होना है वो फिक्स है, पर हमको ये कब पता चलेगा कि ये, मान लीजिए एच न्यू है, कोई एक सुटेबल सोर्स है, हमको ये कब डिफरेंस यानी कब पता चलेगा कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कब कॉम्पटन इफेक्ट है? देखिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहा हमने कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत 12th में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कहते हैं कि क्या है, जब आपके पास कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये है, अब मैं ये कहूं कि कब कॉम्पटन इफेक्ट होगा, कब इसमें, तो एक तो आप जब आपके पास एनर्जी सोर्सेस से डिवाइड करते हो, क्या आप बोलते हो कि अगर आपके पास यूवी है, एक्सरे है, तो अलग अलग यानी गामा रे हैं। मैंने कहा सोर्स सबके लिए सेम है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनाई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये मेटल है, इस पर फोटोन इंसिडेंट होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको एक बार कंप्लीटली ऑब्जॉर्व करेगा। फोटोन आया, ये इसको कंप्लीटली एक बार अवशोषित करेगा, फिर जाके क्या करेगा, ये इजेक्ट होगा। इस फोटोन, यहां पर ये जो फोटोन था, ये इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीटली ऑब्जॉर्व कर लिया, फिर जाके क्या करेगा, ये एमिट करेगा, एमिट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, गुड मॉर्निंग, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कॉम्पटन में, कॉम्पटन में क्या होता है कि आपके पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे इंसिडेंट हुआ फोटोन, इस पे इंसिडेंट हुआ, अब इसको इससे पार्शियली इंटरेक्ट करेगा। कैसे इंटरेक्ट करेगा, पार्शियली, उसके बाद इससे टकरा के अपना स्कैटर्ड हो जाएगा और इसको रिकॉइल करा देगा, इसको भी इसकी पोजीशन से रिकॉइल करा देगा। यानी इसमें क्या हुआ कि इसमें पार्शियल चेंज, यानी अपनी एनर्जी जो फोटोन है वो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ट्रांसफर कर दी, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दी ऐसा नहीं करता है, ये क्या करता है, इसको पार्शियली देता है और बाकी क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो अगर मुझे यहां पहचानने को बोल दिया जाए, ठीक है, तो मैं कहूंगा जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं, मतलब इजिली फ्री होते हैं, ठीक है, लूजली बाउंड होता है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब जैसे ही आपने इसको फोटोन दिया, इंसिडेंट कराया, तो ये क्या करेगा,
पार्शियली अब्जॉर्ब करेगा फोटोन को और क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, लूजली बाउंड है, जैसी फोटोन होगा पार्शियली अब्जॉर्ब करेगा और निकल जाएगा। अब ये जो है ये इनर ऑर्बिट है, इसका जो ये है ये न्यूक्लियस से कैसे है, टाइटली बाउंड है। अब जैसे इसके ऊपर फोटोन आएगा ये पहले अवशोषित करेगा, फिर ये इजेक्ट होगा, यहां सरफेस तक आएगा, देन काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन जो क्या फोटोन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको यानी फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर पाता या नहीं करता? तो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता ऐसा कि फोटोन क्यों नहीं करता? क्योंकि क्या है, कंजर्वेशन क्या है आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन करता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, हम कहते हैं कि फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी कंप्लीटली ऑब्जॉर्व नहीं करता, वो पार्शियली ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। और जो बाउंड होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके लिए, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि कब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कब कॉम्पटन इफेक्ट होगा, ठीक है। बाकी हम सोर्स से भी क्लासिफाई करेंगे कि सोर्स कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए फिर आता हूं इसमें। इसमें क्या होता है, अच्छा पहले जान लेते हैं कि ये करता क्या है, इतना जान लेते हैं कि करता क्या है ये। तो क्या बताता है, जब जितने भी क्या है, इससे पहले आपने देखा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, इसमें भी पार्टिकल नेचर का पता चलता है, यानी कॉम्पटन ने, ठीक है, इसमें लिख लीजिए 1923 में कॉम्पटन ने क्या किया था, कॉम्पटन ने, ठीक है, पार्टिकल का जो है वेव, सॉरी, वेव का पार्टिकल नेचर बताया था, वेव का पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव का पार्टिकल नेचर बताया था, ठीक है, वेव का पार्टिकल नेचर बताया था, ठीक है, पार्टिकल। तो उन्होंने क्या किया, जब आपके पास कोई रेस्ट में रखा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेस्ट में रखा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन था, ये टारगेट था, यहां से कोई फोटोन इंसिडेंट कराया जिसके पास एच न्यू है, ये एक्सरे फोटोन है, क्या है, एक्सरे फोटोन, ठीक है, हाई एनर्जेटिक एक्सरे होगा, यानी एक्सरे, ठीक है। जब आपके पास क्या है, रेस्ट में रखे एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करा, तो क्या हुआ, जब ये क्या हो जाएगा, इसमें ये पार्शियली इसके साथ ऑब्जर्व करेगा, और पार्शियली ऑब्जर्व करने के बाद क्या है, ये फोटोन क्या है, यहां से स्कैटर्ड करेगा, ये स्कैटर्ड करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां से रिकॉयल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाना ऐसा चाहिए था, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके पास जो एनर्जी होगी वो एच न्यू डैश होगी, मान लीजिए वेव लेंथ है वो लैम्डा, अगर इसके पास वेव लेंथ लैम्डा है तो इसके पास लैम्डा डैश है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार लेफ्ट करके देख लो आप ना, एक बार लेफ्ट करो फिर रिज्वाइन करना, तब नहीं आएगा। जब भी ऐसी चीज आती है थोड़ा सा लेफ्ट कर दो, देन वापस रिज्वाइन कर दिया, करके देख लो एक बार ऐसे। हो गया?
हो गया रितु जी का? हो गया? ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जब एक्सरे फोटोन किसी रेस्ट में रखे इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट करता है, ठीक है, जब किसी एक्सरे ठीक है किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर या फ्री इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली रिएक्ट करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, और कुछ एनर्जी लॉस करेगा वो और स्कैटर्ड हो जाएगा। इसकी जो स्टार्टिंग एनर्जी थी, यानी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी, वो बड़ी होगी किससे, स्कैटर्ड फोटोन से, ठीक है, स्केटर्ड फोटोन से। और दूसरा अगर हम ऐसा कहें कि जो वेवलेंथ होगा वो स्केटर्ड वाले का बड़ा होगा, यानी ये वाला वेवलेंथ एज अ कंपेयर टू ये वेवलेंथ होता है ना, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो क्या कहा जाता है कि जब एक आपके पास एक्सरे फोटोन इंसिडेंट कराया जाता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे, यानी रेस्ट में रखे इलेक्ट्रॉन पर, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ पार्शियली रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, इसका एक पार्ट स्केटर्ड हो जाएगा फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ये यहां से थीटा बना रहा होगा। और जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड कर रही है किस पर, थीटा पर डिपेंड कर रही है। बाद में देखा गया कि इस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड कर रही है। जो वेवलेंथ शिफ्ट आया, वेवलेंथ में शिफ्ट आया था ना, जो इसकी वेवलेंथ देखो, पहले वेवलेंथ लैम्डा थी तो बाद में लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश बड़ा हो गया। तो ये जो लैम्डा डैश शिफ्ट आया, इसको ही क्या बोला जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट। अगर मैं बात करूं क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं पहले थोड़ा सा, फिर इसके पास वापस होना था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती थी कि आपके पास जब भी कोई जो एक्सरे है, जिसकी क्या है, जो है जब एक्सरे रेडिएशन किस पर इंसिडेंट होता है, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कहते क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि जैसे एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा और वाइब्रेट करेगा, और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ यानी सेम एनर्जी के साथ क्या करेगा, इसको रेडिएट कर देगा। सेम जितनी फ्रीक्वेंसी थी यानी जितनी एनर्जी थी, जब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो सेम वेवलेंथ के साथ, यानी ये कहता था कि जैसे ही सेम फ्रीक्वेंसी, यानी इसने जैसे इस फोटोन को लिया, ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि क्या है, यूजिंग दी क्लासिकल इलेक्ट्रो, यानी आपके पास जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी है, वो क्या है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो उसमें क्या है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, तो वो एक्सेलरेट ऑसिलेट करेगा और सेम सेम वेवलेंथ की जो वेव है वो आगे देगा। ऐसा क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में देखा गया कि इसकी जो इंसिडेंट फोटोन है और जो स्कैटर्ड फोटोन है, इन दोनों की वेवलेंथ में एक शिफ्ट आया। ये किसने देखा था, यही कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंटली 1923 में देखा कि इसकी वेवलेंथ में शिफ्ट आ गया। उस शिफ्ट को ही क्या बोला गया, कॉम्पटन शिफ्ट बोला गया। उस शिफ्ट को ही क्या बोला गया, कॉम्पटन शिफ्ट बोला गया, ठीक है, ठीक है। तो जो है जब आपने कॉम्पटन ने क्या किया था, ठीक है, तो कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया, और जो वेवलेंथ शिफ्ट आया, यानी वेवलेंथ शिफ्ट, वेवलेंथ शिफ्ट जिसको बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट, क्या बोला, इसी को बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट वो कितना है, जो वेवलेंथ में चेंज आया, इसको देखते हैं डेल्टा लैम्डा से। क्या लिखते हैं, डेल्टा लैम्डा, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये आ जाता है HMEC 1 - cos थीटा, ठीक है, 1 - cos थीटा, ठीक है, यानी जो वेवलेंथ शिफ्ट आ गया वो आपके पास इतना आ गया, ठीक है, 1 - cos थीटा, ठीक है। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट आया आपके पास वो कितना है, डेल्टा लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये कितना, एच अपॉन, आपके पेपर में यही आने वाला फॉर्मूला, इसको ध्यान रखोगे आप, ठीक है। 1 - ये कहां से आया, तो इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन आता है, तब जाके आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आता है। और इसी चीज को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ साइन के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख दूंगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, 2h ट्वाइस ऑफ कितना, 1 - cos थीटा, फॉर्मूला लगाइए इसका, cos थीटा का फॉर्मूला लगा लो, तो कितना हो जाएगा, 2HMEC, ये कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कभी ऐसा पूछा गया
कि डेल्टा लैम्डा क्या है आपके पास, डेल्टा लैम्डा इन टर्म्स ऑफ, या तो ये पूछा जाएगा HMEC मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू C 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा यार, ये 2HMEC, ठीक है, साइन स्क्वायर, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे कॉस की वैल्यू रख देंगे आपके पास इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू जानते हैं आप सब लोग, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कितना होता है, एक होता है 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर, एक होता है कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक में माइनस 1 देख लेना ये फॉर्मूला, ठीक, इस फॉर्मूले से हमने पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके हमने ये किया, ठीक। अब क्या है आपके पास, ये जो टर्म्स है, ये यानी ये वाला टर्म, ये जो लैम्डा इसको बोलते हैं, ये है वेवलेंथ शिफ्ट, क्या है वेवलेंथ शिफ्ट, जिसको कॉम्पटेंट शिफ्ट भी बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब जो ये है यानी लैम्डा कितना H अपॉन लैम्डा, ये MEC, अगर आपसे सिर्फ कॉम्पटन वेवलेंथ पूछी जाए, ये लैम्डा क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ, तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है H अपॉन MEC, ठीक है, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। ये देखो, ये H है प्लांक कांस्टेंट, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C है स्पीड ऑफ लाइट, इन सब की वैल्यू रखेंगे टू 2.43 10 टू द पावर -12, ठीक है, 2 मीटर, ठीक है, ये है कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर ये प्रोटॉन के लिए कहूं मैं, अगर मेरा मन है कि प्रोटॉन के लिए पूछा जाए, तो पॉलिटेक्निक वाले ध्यान रखना, खासकर ये गेट में पूछा जा चुका है, प्रोटॉन के लिए कॉम्पटन, क्वेश्चन है प्रोटॉन के लिए कॉम्पटन वेवलेंथ, देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, एक है कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट क्या कहलाता है कि जो वेवलेंथ इंसिडेंट थी और जो आपके पास आउटर में यानी स्कैटर्ड वाले की कितना शिफ्ट आया वेवलेंथ का, वो ये है। और कॉम्पटन वेवलेंथ पूछा जाए तो कॉम्पटन वेवलेंथ ये वाला टर्म्स कॉम्पटन वेवलेंथ है, ठीक है, ये कॉम्पटन वेवलेंथ। तो सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर में लैम्डा सी, अब ये जो यूज कर रहे थे ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके जगह क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे, इसकी जगह क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अब सारी वैल्यू सेम, बस मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद होना चाहिए। अगर मास ऑफ प्रोटॉन याद नहीं है तो क्या करें इसके अलावा, तो सीधा याद रख लेना, जिनको जो याद रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं मिलेगा, 1.32 10 टू द पावर -15 मीटर, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, इतना आपके पास आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इतना। सब लोग अपने स्क्रीनिंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। एक सजेशन दे देता हूं मैं आप लोगों को आज, जो ले सकते हैं वो, ठीक है, जिनको अपना, ठीक है, कुछ लोग कर रहे होंगे पॉलिटेक्निक की तैयारी भी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने एमएससी नहीं पढ़ा, बहुत मतलब एमएससी जो है कौन सा सिलेबस, जैसे कि बात करें हम कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, जैसे कि सपोज आपने फर्स्ट टाइम मतलब आपने सिर्फ जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी करते हैं, ग्रेजुएशन किया एमएससी किया, तो बहुत अच्छे से अगर एमएससी वाले सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, बहुत अच्छे से मतलब अगर आपको आता है हैमिल्टोनियन टू लैग्रैन्जियन कन्वर्जन करना, अगर आपको आता है पार्टिकल फिजिक्स में कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अगर आपको आता है पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है, कि वेव फंक्शन कब क्या है, फ्री पार्टिकल होगा तो वेव फंक्शन क्या होगा, e की पावर kx प्लस e की पावर माइनस, ये कब आता है, बाउंड स्टेट क्या होता है, अगर ये सारी चीजें आपको आती है,
ठीक है। और जैसे कि आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्या है, अगर आपके पास, ठीक है, नॉर्मल पहला यही आता है। मैथमेटिकल फिजिक्स तो चलिए सीख जाओगे आप, मैथमेटिकल फिजिक्स में नहीं है, ठीक है। और सारी चीजें ये जैसे आते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक एक बार कर रखी है आपने चीजें बहुत अच्छे से तो नहीं है, लेकिन अगर दोबारा रिवीजन कर लोगे तो आपने हो जाएगा। अब अगर कोई आपने मान लीजिए 5 साल का गैप रखा है, 5 साल का गैप कितने का भी हो, लेकिन अगर चीजें ये अच्छे से करी है तो आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है, दो लगता है कि कॉलेज लेक्चरर करे या पॉलिटेक्निक करे, तो आप कॉलेज लेक्चरर में कर लो अगर हायर एजुकेशन वाले सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कंफ्यूजन है किसी को, ठीक। अगर आपको बेसिक चीजें आती है, हालांकि हम जितना लेक्चरर में है सिलेबस है उतना कराएंगे, और जब भी जब जब पॉलिटेक्निक का जहां जहां मुझे लगेगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन जैसे प्रॉपर सिलेबस है, जैसे उसमें क्या है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत ज्यादा है, न्यूटन मैकेनिक्स भी उसमें ऐड किया है, क्वांटम में भी काफी ऐड किया है। तो ये चीज ऐसी है जो आपको खुद से देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ही, क्योंकि जो क्वांटम का सिलेबस देखोगे आप तो पूरा रिटार्डेशन, पर्टर्बेशन थ्योरी, डब्ल्यू के बी। तो अगर आप लोगों ने ये एक बार भी अच्छे से पढ़े कि देखो इनसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बस इनके फॉर्मूले पूछे जाएंगे, तो ये जैसे वेरिएशनल प्रिंसिपल है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी होगी, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, फर्मी गोल्डन, मतलब सारे दे रखे, रिटार्डेड पोटेंशियल वगैरह, जो जो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी सारा ही दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा दे रखा है। तो अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप फोकस करिए, ठीक है। और अगर ऐसे कंफ्यूजन में कि करे ना करे, तो अपना कॉलेज लेक्चर में अच्छी खासी वैकेंसी है, अपना प्री की तैयारी भी करिए साथ साथ में, जितना पढ़ाया जाता है उतना रोज पढ़ना है, उसके बाद प्री के साथ में तैयारी करनी है, ठीक है। चलो, तो हम कहाँ पे थे, ये था हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट फॉर कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर। तो एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पर मिलता है। चलिए एक उससे पहले एक नोट लिखें, नोट फिर जाके हम ये लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। जो कॉम्पटन शिफ्ट है, ठीक है, जो कॉम्पटन शिफ्ट है, 18 को ही पता चलेगी शायद ना। तो जो एक चीज देखिए, अच्छा इस जो है कॉम्पटन शिफ्ट जो है, वेवलेंथ शिफ्ट या कॉम्पटन शिफ्ट बोल देता हूं मैं, वेवलेंथ शिफ्ट, जो वेवलेंथ शिफ्ट आया, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, कितना, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, जो कॉम्पटन शिफ्ट है ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन किस पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। एंगल ऑफ, डिपेंड्स ओनली ऑन लिख दो, डिपेंड्स ओनली ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल, द एंगल एट विच, जहां पर क्या हुआ था, जहां से स्कैटर्ड हुआ, एट विच, एट विच, एट विच जहां से दे आर स्कैटर्ड, दे आर स्कैटर्ड, जहां से वो स्कैटर्ड हुआ, ठीक है, कहां से स्कैटर्ड हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये वाला, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये किस मटेरियल, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, ये एंगल ऑफ स्कैटर्ड पे, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही लिखा मैंने कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ है या वेवलेंथ शिफ्ट है, वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एट विच, यानी एंगल ऑफ स्कैटर, चलो इसको ठीक लो, एंगल ऑफ स्कैटर, अच्छा, एट दी ऑन दी, ओनली ऑन दी एंगल, एंगल पे, एट विच जहां से वो क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ, ठीक है, उस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ना कि, ठीक है, ना कि किस पे करेगा, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे करेगा, ठीक है, एंड नॉट ऑन सिलेक्शन, एंड नॉट ऑन, ऑन नॉट ऑन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी, और या लिखो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कि इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी और फोटोन किस बात पर डिपेंड करता है, सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है, कि जो एंगल जहां से स्कैटर्ड हुआ
वो एंगल कितना है। ठीक है, ये बातें कंफर्म हो जानी चाहिए। देखो ये इस पे नहीं करता, फ्रीक्वेंसी हो या वेवलेंथ पे, इंसिडेंट जो फोटोन हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ठीक, ऐसा जो है नोट इसमें लिख दिया। दूसरा क्या नोट है इसमें, कॉम्पटन से क्या पता चलता है आपके पास, कॉम्पटन इफेक्ट कंफर्म दी फोटोन बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल। ठीक है, जब वो कोलाइड करता, देखो ऐसा अगर वेव होता, देखो यहाँ पे अगर ये वेव होता, पार्टिकल की तरह बिहेव ना करता, तो ये टकराता, टकरा के मुड़ता ही नहीं, स्कैटर्ड होता ही नहीं। अगर फोटोन का यहाँ पार्टिकल बिहेव नहीं होगा तो आपके पास ये टकराएगा कैसे। ठीक है, जब आपके पास फोटोन का पार्टिकल बिहेव है तभी तो इससे टकराएगा, उसके बाद इसको कुछ एनर्जी दे रहा है, उसके बाद स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो यहाँ से एक पता चलता है कि फोटोन का पार्टिकल नेचर पता चलता है, यानी यानी हमको यहाँ पर क्या है, वेव नेचर पता चल, सॉरी वेव का यानी फोटोन का फोटोन मतलब आपके पास जो भी रेडिएशन थी, फोटोन का पार्टिकल नेचर पता चलता है, पार्टिकल नेचर पता चलता है, पता चलता है। ठीक है, और दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट वो बहुत अच्छा नहीं है, किसके लिए, बहुत अच्छा नहीं है किसके लिए, या हम कह सकते हैं कैन नॉट ऑब्जर्व फॉर दी बाउंड इलेक्ट्रॉन। कॉम्पटन इफेक्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं ऑब्जर्व होता, के लिए नहीं ऑब्जर्व होता, ऑब्जर्व होता, नहीं ऑब्जर्व होता, नहीं ऑब्जर्व होता है। ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये मोटी मोटी बातें थी जो हमको पता होना चाहिए। ठीक हो गया होगा। तो क्वेश्चन है, कॉम्पटन इफेक्ट मैक्सिमम होगा, यानी कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा, कहां पर मैक्सिमम होगा, हम कहेंगे डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच एम नॉट ई सी 1 - cos थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 रखूं तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस, -1 हो जाएगा ट्वाइस। देखो -1 और ये माइनस प्लस कर देगा तो 2 आगे आ जाएगा, यानी आपके पास आपने कहा कि 2 इंटू कितना 2.43 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉम में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ये इधर आ जाएंगे 0.02, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, इसी को चीज को ऐसा लिखा जाता है कि ट्वाइस इंटू लैम्डा सी, कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, कॉम्पटन जो शिफ्ट आया मैक्सिमम कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा सी, लैम्डा सी इज अ कॉम्पटन वेवलेंथ जिसकी वैल्यू अभी ये कितना h/m/e/c होती है। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 68.4। ठीक है, 10⁻⁻12 मीटर, ये मैक्सिमम होता है। एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो क्या कर देना, 0 1 इधर लेके आ जाना, 2 कितना हो जाएगा 0.04। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना होता है। और यही क्वेश्चन में अगर मैं मिनिमम कर दूं तो मिनिमम किस पे होता है, मिनिमम, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं तो कितना हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 रख दूं तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस की वैल्यू 1, तो डेल्टा लैम्डा कितना मिनिमम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मिनिमम कहां पर होता है 0 पर। तो जो वेवलेंथ अगर देखा जाए एंगल के साथ, जो डेल्टा लैम्डा है वो कैसा वेरी कर रहा होगा थीटा के साथ, 0 पे 0, फिर ये मैक्सिमम आ रहा होगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 पर मैक्सिमम आ रहा होगा, फिर ये डिक्रीज करेगा,
तो अगर 90 पे देखा जाए तो 90 पे कितना cos 90 की वैल्यू 0, तो कॉम्पटन यानी आपके पास अगर 90 में है तो ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही होगी। यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर 90 पे कितना हो जाएगा, कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एट कहां पर 90 अगर हुआ तो कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी h अपॉन एम ई सी, यानी ये कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा। ठीक है, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो चलिए अब है नेक्स्ट आपके पास पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन? चलिए तो पहले जान लेते हैं। तो पहले इससे क्या पता चला, एक और फिनोमिना है जिससे हमको फोटोन या रेडिएशन के पार्टिकल नेचर का पता चलता है। कहां पर शो कर सकते, कोई ना कोई वैल्यू शो करेगा, फिर कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा। कहां पर शो करेगा, जहां आपका मन कर रहा है, यहां पे शो कर दो, लेमडा सी लिख दो, इसको ट्वाइस ऑफ लेमडा सी लिख दो। ठीक है, तो अब पेयर प्रोडक्शन है। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि ये भी क्या करता है, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में क्या है, रेडिएशन, रेडिएशन और फोटोन, फोटोन के पार्टिकल नेचर को बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है, को बताता है। ठीक है, जब आप पॉलिटेक्निक का इंटरव्यू दोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन यही पूछा जाने वाला आपसे कि ये बताओ मेरे दो तीन फिनोमिना ऐसा बताओ जो वेव के पार्टिकल नेचर को बताते हैं, दो तीन फिनोमिना ऐसे बताओ जो वेव के वेव नेचर को बताते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर में तो बहुत बता देंगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पियर प्रोडक्शन इफेक्ट। पियर प्रोडक्शन ये क्या है, पार्टिकल नेचर को बताते हैं। और जो वेव वेव के वेव नेचर को बताते हैं तो इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सारे फिनोमिना क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, ये क्या बताते हैं आपके पास, ये बताते हैं वेव के वेव नेचर को बताते हैं। ठीक है, यानी रेडिएशन के वेव नेचर को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें भी फोटोन और रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को बताता है। अब इसमें हुआ क्या था, देखिए, अगर थोड़ी सी कहानी बताएं, इसे लिखना मत अभी। देखिए, दो टाइप का चल रहा था क्वांटम जो थ्योरी थी। देखो, हाइजन जो स्टार्ट जब क्वांटम के ऊपर काम चल रहा था तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दो साइंटिस्ट, आगे पढ़ेंगे भी हम, हाइजेनबर्ग और क्या है, श्रोडिंगर। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दो साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पे थे। हालांकि वो भी अलग अलग काम पे कर रहे थे। अगर मैं श्रोडिंगर की बात करता हूं, श्रोडिंगर और इधर इधर था एंड हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जो थे, अगर मैं देखो कि हाइजेनबर्ग थे, ये किस पे काम कर रहे थे, ये कर रहे थे नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में काम कर रहे थे। और उसमें से ये वेव वेव पे काम कर रहे थे, और ये किस पे कर रहे थे, मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहे थे, मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहे थे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में काम कर रहे थे, ये वेव फॉर्मुलेशन में काम कर रहे थे, ये मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में काम कर रहे थे। पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में काम कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है 1928 में,
ठीक है, जिसको हमने पहले भी बात कर चुके हैं, पॉली डिराक। इन्होंने क्या किया, पॉली डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स प्लस रिलेटिविस्टिक जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी को कंबाइन करके एक क्वांटम रिलेटिविस्टिक फिनोमिना किया, और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, स्पिन के बारे में बताया था, स्पिन के बारे में, तथा क्या है, एंटी पार्टिकल के बारे में। एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल जानते हैं आप, स्पिन अलग होती है, मास सेम होता है, चार्ज क्या है, जो आपके पास क्या है, चार्ज होगा वो अपोजिट हो। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, देखो सेम मास होता है, बस क्या हो जाता है, अपोजिट क्या हो जाता है, चार्ज होता है, ठीक है, मास सेम हो गया तो क्या होता है, अपोजिट चार्ज हो गए। तो डिराक ने क्या किया, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एक तो स्पिन मैट्रिक्स बनाई थी, दूसरा एंटी पार्टिकल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, एंटी पार्टिकल के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल है, तो इसी के समान मास वाला एक एंटी पार्टिकल भी होगा, जिसके पास चार्ज अपोजिट होगा। चार्ज कैसा होगा, अपोजिट होगा, चार्ज अपोजिट होगा। तो एंटी पार्टिकल की बात इन्होंने की थी। वही बात इसके 4 साल बाद 1932 में एंडरसन नाम के एक साइंटिस्ट है, एंडरसन, एंडरसन ने, अब इन एंडरसन ने क्या किया कि जब किसी कॉस्मिक रे को, यानी हाई एनर्जी रे को, यानी आप कहेंगे कि जब क्या है, जब हाई एनर्जी फोटोन को, जब इन्होंने क्या किया, हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन को क्या किया, ठीक है, जब किसी लेड फॉइल में, कोई लेड फॉइल ली, लेड फॉइल इंसिडेंट कराया, तो इन्होंने देखा कि जैसे लेड फॉइल में किया तो ये गायब हो गई, ये जो हाई एनर्जी का फोटोन था ये गायब हो गया, और यहां से प्रोड्यूस हुआ एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो 1800 सॉरी कितने में, आपके पास जस्ट इसके 4 ईयर 1932 में एंडरसन ने क्या देखा कि जब लेड फॉइल से कॉस्मिक रे को क्या किया था, कॉस्मिक रे, इन्होंने जो किया था कॉस्मिक रे को इंसिडेंट कराया किस पे, लेड फॉइल पे, एक लेड जो है इसकी फॉइल पे इंसिडेंट कराया, तो इन्होंने देखा जो आगे जब आउटकम्स निकल रहा था तो ये निकली नहीं, ये जो वेव थी, ये रे थी, निकली नहीं, बल्कि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल निकल गया। इससे यहां से पता चल गया कि आपके पास क्या है, जब किसी, क्या पता चला कि जब हाई एनर्जी की बीम इंटरेक्ट करती है, जब हाई एनर्जी की फोटोन, हाई एनर्जी का फोटोन किससे इंटरेक्ट करता है, फोटोन इंटरेक्ट करता है किससे, किससे करता है, पार्टिकल से, वो भी क्या उसके न्यूक्लियस से करता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, वो भी कैसा न्यूक्लियस होना चाहिए, मतलब पार्टिकल की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस जो हैवी न्यूक्लियस की बात होती है, हैवी न्यूक्लियस, लेड इसीलिए बात कर रहा हूं मैं, हैवी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो आगे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो यही क्या आपके पास, यानी ये चीज हुआ कि आपके पास जब फोटोन इंटरेक्ट हुआ किसमें, इंटरेक्ट हुआ किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ, तो क्या हुआ, एक निकला इलेक्ट्रॉन, दूसरा निकला पॉजिट्रॉन, इसी को बोलते हैं पीयर प्रोडक्शन। क्या बोल देते हैं इसको, पीयर प्रोडक्शन, इसी चीज को बोल देते हैं पीयर प्रोडक्शन। अब ये जो है, ये जो हाई एनर्जी फोटोन बोल रहा हूं मैं, हाई एनर्जी फोटोन बोल रहा हूं, तो इसकी एनर्जी कितनी होना चाहिए, इसकी एनर्जी होना चाहिए 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना आप लोग, ये पूछा जा चुका, गेट में भी पूछा जा चुका कि पीयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, वो वहां पर जो क्वेश्चन आया था वहां पर 1.02 नहीं था, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी चाहिए, तभी वो पीयर प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। वापस से आता हूं, क्या कहा था, पेयर प्रोडक्शन क्या था, तो पेयर प्रोडक्शन भी क्या है, पार्टिकल नेचर को बताता है, फोटोन या रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को बताता है। अब देखिए क्या था कि जब क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो दो टाइप की क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, क्योंकि आगे यही आने वाले हमारे पास,
हम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स काम करते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या, जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर रही है, कम है, ठीक है। अब इन्होंने डिराक ने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोच करके स्पिन के बारे में बताया था और साथ ही एंटी पार्टिकल के बारे में बताया था। अब यही 4 साल बाद एंडरसन नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंटली, किसी हाई एनर्जी फोटोन को किसी लेड फॉइल से गुजारा, जैसे लेड फॉइल से गुजारा, आगे बीम निकली, रे निकली नहीं, आगे फोटोन ये नहीं, उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल, एक एंटी पार्टिकल निकल गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक पॉजिट्रॉन निकल गया। अब यहीं से एंडरसन को ही बोला जाता है कि एंटी पार्टिकल की जो क्या है, एंडरसन को ही बोला जाता है कि जिन्होंने क्या किया था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, एंटी पार्टिकल का, यानी जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी, डिस्कवरी, पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी, एंडरसन को ही बोला जाता है कि इन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, अब पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। तो जब इन्होंने फॉइल से, लेड फॉइल से गुजारा, तो इनको आगे देखा कि क्या है, आगे रे आनी चाहिए थी जो कॉस्मिक रे की, लेकिन यहां पर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आए। तो इसने इन्होंने कहा कि जब आपके पास हाई एनर्जी का फोटोन, कितना एनर्जी का, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब किसी न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस भी कौन सा चाहिए, हैवी न्यूक्लियस चाहिए, जो उसको एक बार हाई एनर्जी की फोटोन को ऑब्जॉर्व कर पाए। जो हाई लाइटर लोगे तो क्या होगा, ये क्या कर जाएगा, उसको हाई एनर्जी की वेव पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये क्या है, हैवी न्यूक्लियस चाहिए, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं आगे, ये प्रोडक्शन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। तो यही क्या कहलाता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन, जब फोटोन क्या हुआ, इस गामा को किससे दिखाते हैं, फोटोन से। फोटोन किस में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, ये है इलेक्ट्रॉन और ये क्या है आपके पास, पॉजिट्रॉन, ठीक है। इनको, इसी चीज को, इन प्रोडक्शन को ही बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। हो गया आपका, नोट हो गया। चलिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, मिनिमम एनर्जी कितनी होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए, तो आंसर लिखोगे, जो पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है आपके पास, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी मिनिमम, वो ट्वाइस ऑफ एम नॉट ई सी स्क्वायर ना, इतनी होती है, ठीक है। अब ये, इसकी वैल्यू जानते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, तो ट्वाइस इंटू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो कभी ऐसा ना हो कि ये पूछी जाए, अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन, ठीक है।
एनिहिलेशन, ठीक है। पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जुड़ के एक फोटोन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फोटोन। इसको बोला जाता है इनवर्स उल्टा ऑफ पेयर प्रोडक्शन। इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन क्या बोला जाता है? इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जब क्या होता है, ये किसी इंस्टेंट पे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोलाइड होते हैं तो एक फोटोन बनाता है, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं आपके पास। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, तो ये कोलाइड होके जब कोलाइड होंगे तो क्या कर देंगे? एक फोटोन इंसिडेंट क्या करते हैं? एक फोटोन प्रोड्यूस करते हैं, एक फोटोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब है आपके पास, अब ये सारी चीजें हो जाती है, अब है ठीक है डी बॉगलीज हाइपोथेसिस, या फिर आप बोल देते हैं इस यहां पर एक और हेडिंग लगाते हैं मैटर वेव, डी बॉगली हाइपोथेसिस और मैटर वेव के बारे में। अब देखो सारी बातें हो गई, पार्टिकल नेचर पता चल गया, वेव नेचर पता चल गया, अब यहां पर आता है डुअल नेचर, ठीक है। क्योंकि हमने जितना अभी तक डिस्कस कर लिया है, हमने ये पता चल गया है कि वेव नेचर है, रेडिएशन के पास वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, दोनों बातें पता चल गई। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या दिखाते हैं? ये भी दिखाते हैं पार्टिकल नेचर, वेव का पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो अब क्या है आपके पास 1923 में 1923 में डी बॉगली ने क्या दिया? अपने एक हाइपोथेसिस दी। डी बॉगली ने, अगर आप डी बॉगली के बारे में सुनोगे या सर्च करोगे तो डी बॉगली एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, उनके भाई जो है, ठीक है, वो फिजिक्स में काम करता था। तो इन्होंने क्या किया, सब उस टाइम पे ये सब लड़ाई चल रही थी कि पार्टिकल है, वेव है, सारी चीजें, क्योंकि एक बार जो है वेव वाले डोमिनेट कर रहे थे, फिर इतने साइंटिस्ट एक साथ आ गए थे, इन्होंने कहा नहीं पार्टिकल नेचर है। तो उन्होंने क्या किया, एक, ठीक है, उन्होंने कहा, एक थ्योरेटिकल ही प्रिडिक्ट किया, ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं, जो वेव है वो डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल भी रखती है, ठीक है, और क्या रखती है, वे एज ए जो रेडिएशन है वो एज अ वेव और पार्टिकल दोनों भी रखती है, ठीक है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1923 में डी बॉगली ने क्या कहा, सजेस्टेड दैट वेव पार्टिकल, 1900 डी बॉगली सजेस्टेड दैट क्या सजेस्टेड, क्या? वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये सजेस्ट किया। इन्होंने कहा कि पार्टिकल क्या है, दोनों की तरह बिहेव करती है, डुअल नेचर डिस्प्ले करती है। और इन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो रेडिएशन है, सजेस्टेड दैट रेडिएशन क्या करती है, और ये यहां तक नहीं रुके, रेडिएशन वेव डुअलिटी रखते हैं। यानी आपके पास इन्होंने कहा ना कि एनर्जी, दुनिया के जितने भी मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, जितने भी मटेरियल पार्टिकल, जैसे मैं हूं, मेरे साथ भी दो नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, या आपके साथ वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो है, ऑल मटेरियल पार्टिकल शुड बी डुअल नेचर, ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि दुनिया के जितने भी मटेरियल पार्टिकल है, स्टेटमेंट क्या दिया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, ऑल मटेरियल, दुनिया में जितने भी मटेरियल पार्टिकल है, ऑल्सो मटेरियल पार्टिकल, या बात रेडिएशन की हुई थी पहले, तो इन्होंने कहा रेडिएशन ही नहीं,
रेडिएशन तो डुअल नेचर दिखा ही रही है, लेकिन दुनिया के जितने भी मटेरियल पार्टिकल है क्या दिखाते हैं? डुअल नेचर दिखाते हैं, डुअल नेचर, यानी एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल, एज अ वेव एज अ पार्टिकल। नेचर दिखाते हैं, यानी ऑल मटेरियल पार्टिकल डिस्प्ले दी डुअल नेचर ऑफ, ठीक है, एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। अब आप बोलोगे मेरे साथ वेव क्यों नहीं दिखती, मेरे साथ वेव क्यों नहीं दिखती है? ठीक है, चलिए पहले इतनी बात नोट कर लो। चलो ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी हो रहेगी? ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इन्होंने कहा डी ब्रॉगली जो हर एक ईच मटेरियल पार्टिकल के पास जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी इज अ मोमेंटम, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या है? पी जो है मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, और एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये है कि आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू में रख दूं यहाँ पर। हमारे साथ वेव क्यों नहीं दिखती? तो यूहानी ने आंसर दिया कि आपके पास ये देखिए, जिसका मास बड़ा है उसके साथ वेवलेंथ छोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों से, कि कब पार्टिकल नेचर, कब वेव नेचर, मतलब एक क्राइटेरिया तो होगा ना कि इससे ऊपर जाएंगे तो आपका वेव नेचर दिख जाएगा। मतलब ऐसा है कि मतलब कि एक एक लिमिट है कि इससे ऊपर जाओगे तो वेव नेचर, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज दैट मैं 10,000 बोलता हूँ, या आजकल जो इनकम है, आप अगर मान लीजिए 8 लाख से ऊपर कमाते हो तो आप इनकम, आपका ज्यादा है, इनकम टैक्स दोगे। आप 8 लाख के अंदर हो तो क्या है, इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया होगा जहां से वेव नेचर दिखता है, यानी आपके साथ जो वेव लेंथ है वो क्या है, यानी वेव नेचर दिखेगा आपका, और एक क्राइटेरिया होगा ऐसा जहां मतलब जिससे नीचे नहीं दिखेगा। कुछ ऐसा आप लोगों को मालूम है? हाँ? किसी और को आइडिया? ये तो इन्होंने ठीक कहा कि जितने हम लोग हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके साथ वेव है, बिल्कुल है, पर लेकिन वो उसका एम्पलीट्यूड बहुत मिनिमम है, तो इसीलिए हम हमारे साथ वेव नहीं दिखती। पर कोई क्राइटेरिया है जिसके ऊपर जो है बता सकते हैं हम ये वेव नेचर है यहाँ से? चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास, नोट करके लिखोगे, अगर ये सिस्टम है, ये सिस्टम मान रहा हूं मैं, मान लीजिए आप ये, और ये वेवलेंथ एसोसिएट है, और दूसरा मैं कहूं कि ये पार्ट सिस्टम है, ये सिस्टम है, लिख देता हूं सिस्टम है, और ये क्या है, वेवलेंथ, और ये ऐसी वेवलेंथ है एक, ये तो इसके साइज की होगी या इससे बाहर भी होगी? ये वेवलेंथ है, मैं दो अलग अलग पेन से बना देता हूं, ये वेवलेंथ है,
ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। अब ये है सिस्टम के साइज और सिस्टम से बड़ी, ये सिस्टम के साइज और सिस्टम से बड़ी। तो अगर आपके पास ये बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, यहां वेव नेचर डिटेक्ट नहीं हो सकता, वेव नेचर नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। और अगर ऐसा हो सिस्टम के साइज, सिस्टम के साइज या और उससे बड़ा हो वेवलेंथ, जो वेवलेंथ हो ये वाली, ऐसे कर रहा हूं मैं, सिस्टम के साइज और सिस्टम से, और सिस्टम से बड़ी हो, बड़ा हो मतलब साइज या उससे बड़ा हो, और उससे मतलब वेवलेंथ बड़ा हो, किसकी बात हो रही है, लैम्डा की बात हो रही है, तो वेव नेचर डिटेक्ट होता है, वेव नेचर डिटेक्ट होगा, डिटेक्टेड, ठीक है, वेव नेचर डिटेक्टेड हो जाए। वेव नेचर डिटेक्टेड हो जाए। ये दिख जा रहा है कौन कौन से पे नहीं दिखता, चलिए नहीं दिख रहा है, ये है, ये स्मॉल अगर है तो इसमें लिखा मैंने वेव नेचर नॉट डिटेक्टेबल, नॉट डिटेक्टेबल, डिटेक्टेड। और अगर लैम्डा बड़ा हो, सिस्टम के साइज का हो, तो वेव नेचर डिटेक्टेड होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या है आपके पास नेक्स्ट, ये जो वेवलेंथ है थ्री बॉगली वेवलेंथ, तो अगर कोई आपके पास, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू कितना है, लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा इक्वल टू कितना, एच अपॉन पी, वही ठीक लग रहा था मुझे को, ये वाला बैकग्राउंड ठीक है दिख रहा है, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या है आपके पास, अगर मुझे, मेरे पास कोई, अगर मेरे पास क्या है,
कोई पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, के है और मास एम है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये है। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं अगर v की वैल्यू निकालू तो कितनी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी v की वैल्यू, तो आपके पास यहां से 2, यानी आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m, वो भी रूट के अंदर, यही हो जाएगा। अब ये अगर हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो अगर मैं p इक्वल टू मैं जानता हूँ mv है, मैं इस वैल्यू को यहां रख सकता हूँ, कितना हो जाएगा m इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना हो जाएगा m, ये अंदर चले जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा, एक m से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा के लिए जब एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास m है, जिसके पास मास m है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस एम ई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। या आपने एक चीज पढ़ा होगा, कल भी पढ़ा हमने, कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ई ईवी, यानी ये ईवी के इक्वल। तो कई बार आपके पास ये भी फॉर्मूला आ सकता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ईवी, ठीक है, ये भी फॉर्मूला आ सकता है। ये फॉर्मूले अलग अलग आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर आपके पास सपोज है, ये इसको क्यूबी भी बोल देंगे, ईबी ना लिख के स्लैश में और करके क्यूबी भी बोल देते हैं, बहुत पेपर में क्यूबी, क्यूबी ई इज अ चार्ज, ठीक है, क्यूबी भी। ठीक है, यहीं से अगर ये सारी चीजें रखी जाती है, देखिए अगर मैं m की वैल्यू रख दूं, e की वैल्यू रख दूं, ठीक है, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी वैल्यू जब मैं रख दूंगा, तो आपके पास ये लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू भी रख दूं तो कितना आ जाएगा। तो आपने कल क्यों नहीं पूछा कि ये क्यों, ये कल भी तो लिखवाया हमने, काइनेटिक एनर्जी ये इसके इक्वल आती है, नहीं मालूम आपको, ये तो बहुत बार यूज कर चुके हम ईवी, कल की क्लास में भी तो लिखवाया था। तो काइनेटिक एनर्जी का ये भी तो होता है ईवी, कल एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने तो, ठीक है। तो ये कितना, एच की वैल्यू रख दूं, एम की वैल्यू रख दूं, ई की वैल्यू रख दूं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है आपके पास, ये आता है नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए ये था जो लैम्डा निकला, ही नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाता है आपके पास 1225 भी बोल देते हैं, यानी 150 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम। अगर कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो, लैम्डा फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम वी 1 प्लस ई वी बाई ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर, ये ध्यान रखो, ठीक है। इसे रख सकते ध्यान, पॉलिटेक्निक वाले तो ध्यान रख ही सकते हैं, ये वाले फॉर्मूला।
एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल जो है कंफर्मेशन किसने दिया था? तो ये दो साइंटिस्ट थे। एक्सपेरिमेंटली कंफर्मेशन 1927 1927 में आपके पास किसने दिया थे? डेविसन एंड जर्मर। कौन थे? दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर थे, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली कंफर्मेशन दिया था। एक्सपेरिमेंटल अभी भी है क्या? नो, अभी तो वही सारी होगी। ठीक है, अभी तो आ रही होगी वॉइस। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था, कंफर्मेशन दिया था, डेविसन और जर्मन नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया आपके पास? इन्होंने लिया कि जब इन्होंने क्या किया, एक निकल को लिया, निकल क्रिस्टल को लिया, ठीक है, किसको लिया? एक निकल क्रिस्टल को लिया, निकल क्रिस्टल को लिया, और इस पे क्या किया? एक 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मोनोक्रोमेटिक बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इस पे इंसिडेंट कराया। इन्होंने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन बीम थी, इलेक्ट्रॉन बीम थी, ये 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी की एनर्जी दी इसको, और इसको इंसिडेंट कराया, यहां से स्कैटर्ड हुई है, ठीक है, यहां से इसका डिफ्रैक्शन हुआ, और जो यहां पर लगाया था आपके पास जिसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया था, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया था, ठीक है, ये एंगल फाइव था, ये भी फाइव था, यानी 5/2 भी कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जब आपके पास क्या किया कि जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सोर्स जब क्या किया इसको, जैसे कि डी ब्रोगली, सॉरी, जैसे कि आपके पास ब्रैग्स लॉ में नहीं होती है, ब्रैग्स लॉ में भी सिमिलर ही होती है कि एक्सरे क्या हुआ, ये कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल प्लेन्स है, ये उसके साथ लैटिस जुड़े हुए हैं। जब आपके पास कोई एक्सरे इंसिडेंट होती है तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, एक डिफ्रेक्शन पैटर्न यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, डिटेक्ट करते हैं आप, एनालाइज करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी सिमिलरली इन्होंने क्या किया, जैसे कि क्या है, एक्सरे लिया और उसको निकल पर इंसिडेंट कराया, ठीक है, कितने पे? 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ठीक है, सॉरी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो इनको जो मैक्सिमम आपके पास देखा, डेविसन और जर्मन ने देखा, जो कि क्या है, जो इंटेंसिटी आई थी वो मिनिमम इंटेंसिटी आई थी। कहां पर? जब इन्होंने ये देखा तो मिनिमम इंटेंसिटी कहां पर आई थी? मिनिमम इंटेंसिटी मिली थी आपको जब थीटा की वैल्यू कितनी थी। इन्होंने भी यूज किया सिमिलरली कि क्या की यूज किया कि एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा यूज किया इन्होंने क्या कहा कि 2d साइन थीटा, एन लैम्डा। इन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें 2d साइन थीटा क्या है, तो आप जो है, जैसे आप वहां तो ब्रेक कंडीशन बोलते हैं, डी इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यहाँ क्या बोलोगे, तो जो आपके पास क्या है, जब आपके पास क्या है, डेविसन और जर्मन ने भी सिमिलर चीजें यूज की, और इन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो डी है, ठीक है, वो क्या है, जो निकल क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू है वो दे रखी होगी, क्योंकि किससे ये जो डी निकलेगा आपके पास डी साइन थीटा, इसको इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू डी है निकल क्रिस्टल के लिए, ठीक है। अब इन्होंने देखा, ये देखा कि आपके पास क्या है, जो जो जर्मन और डेविसन ने किस ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग किया था, मैं लिख देता हूं, डेविसन एंड जर्मन ने इसका यूज किया था, डेविसन जर्मन ने यूज किया, डेविसन और जर्मन ने यूज किया, यूज किया यूज किया किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। यानी आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, मैक्सिमा ब्रेक्स फर्स्ट लॉ के लिए किया, ठीक है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग टू फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, यूज किया क्रॉसपॉन्डिंग टू किसके? एन की वैल्यू 1 की क्रॉसपॉन्डिंग की, एन की वैल्यू 1 ले ली। अब जो थीटा लिया वो अलग अलग लिया, थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट कराया, ठीक है, कभी 35 पे किया, कभी 50 पे किया, ठीक है। तो आपके पास इन्होंने पाया कि जो इसमें ब्रेक्स लॉ में जो डी होता था वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता था, और फाई क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंट और किसके बीच? रिफ्लेक्टेड के बीच जो एंगल होता है। जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो यहां पर है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जो निकल क्रिस्टल के लिए है वो डी की वैल्यू पता होगी, यानी जो ये डी है ये मालूम होगा, और क्या है आपके पास, तो इन्होंने देखा कि डेविसन और जर्मन ने जो इन्होंने 35 पे देखा,
जब थीटा की वैल्यू क्या है 35 रखी, तो इन्होंने जो इंटेंसिटी देखी वो कितनी देखी, मिनिमम इंटेंसिटी देखी। कितनी देखी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम। और जो मैक्सिमम देखा इन्होंने, जब आपके पास थीटा की वैल्यू 50 रखी, अलग अलग पे किया इन्होंने, आपके पास दिखता भी होगा, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू रखी तो आपके पास जो इंटेंसिटी क्या आ गई, क्रॉसपॉन्डिंग टू थीटा इक्वल टू जो है अगर 50 है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कितना आ गया था, जो इंटेंसिटी है वो कितना आ गया था, मैक्सिमम आ गया था, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो दिखी थी तो कहां पर दिखी थी, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, वो कहां दिखी थी, थीटा इक्वल टू, ठीक है। और जो इन्होंने देखा कि जो जैसे एक्सरे में आता है वेवलेंथ, तो अगर जब वेवलेंथ एसोसिएट किए तो लैम्डा इक्वल टू कितना, यहाँ पे इन्होंने किया 2d साइन थीटा n इक्वल टू 1 था। तो ये सारी चीजें जब रखी फॉर ये d गिवन था निकल क्रिस्टल के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू रखी तो आपके पास कितना आ जाएगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी रखी 50 रखी, तो आपके पास कितना आ जा रहा था, ये वेवलेंथ ये आ जा रहा था 0.165 नैनोमीटर, जो कि क्या है, ये इतना ही किस में आता है, जब आप क्या करते हो, अब यहाँ पे भी देखो इतना है, किस में आया था ये, जब आप ब्रेक्स का यूज किया तो इतनी वेवलेंथ है। अगर सिमिलरली चीज मैं किस में करूँ, ट्री बॉगली वेवलेंथ में कितना होता है, h/mv ये होता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर मैं यहां पर कितना के h की वैल्यू क्या है ये रख दूं, अभी क्या था हमने, h ट्वाइस me काइनेटिक एनर्जी रूट के अंदर। ये सब चीज देखें कि अगर हम वैल्यू रखें कितना, जो आपके पास k की वैल्यू रख दें, वो कितना रख दे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दें। ये था ब्रेक से निकाला था, ठीक है। ये आपको पता जो डी है वो कितना होता है निकल क्रिस्टल के लिए, ये गिवन होता है 0.01 नैनोमीटर होता है फॉर क्रिस्टल के लिए, नहीं 0.091 नैनोमीटर फॉर एन क्रिस्टल के लिए, एन आई निकल क्रिस्टल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमने रखी तो आपके पास वेवलेंथ आ गई इतनी। डी बॉगली यूज किया हमने, डी बॉगली फॉर्मूले में देखा हमने डी बॉगली वेवलेंथ में, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हमने 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दी, ठीक है, तो ये भी कितना आ जा रहा है 0.167 आ जा रहा है नैनोमीटर। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ वहां एक्सरे, पता एक्सरे की वेवलेंथ निकली थी ना, एक्सरे वेव है, एक्सरे डिफ्रेक्शन हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम लिया था तभी ये आपके पास आ जा रहा है। तो इनसे ये पता चला आपके पास कि क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ क्या देता है, ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल ये आया, ये एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है। जब इस रिजल्ट को रख दिया गया तो देखा कि ये जो रिजल्ट है ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ, रिजल्ट के साथ, रिजल्ट के साथ, रिजल्ट के साथ मैच करता है, ठीक है, मैच करता है, रिजल्ट के साथ मैच करता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जब डेविसन और जर्मन ने ये पाया कि जो एक्सपेरिमेंटल जो है एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा, उस इंटरफेरेंस जो है, जो इंटरफेरेंस जैसे कि क्या है आपके पास, डेविसन और जर्मन ने कहा कि जैसे ही आपके पास इंसिडेंट होता है तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ऑल डायरेक्शन में होगा तो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी जब 35 पे इसको भेजा जाएगा, और जब 50 डिग्री पर भेजा जा रहा है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि जब ऐसा हो रहा होगा, ये क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रहा होगा, तो यहां से क्या है, जब आपके पास ये जब स्कैटर्ड हो जाएगा तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, सिमिलरली एज अ ब्रेक्स की तरह, ब्रेक्स की तरह सिमिलरली इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, जिसको इन्होंने प्रूव भी कर दिया कि जो ब्रेक्स के थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे वही ड्री बॉगली के थ्रू भी आपके पास उतनी ही वेवलेंथ आ रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बेस्ट कंफर्मेशन है विद एक्सपेरिमेंटल डेटा। क्या है, विद एक्सपेरिमेंटल डेटा। फिर आपके पास जो है ठीक है, थॉमसन आए थे, थॉमसन ने भी क्या किया, ये चीज देखने की कोशिश की थी।
किसको डिफेक्ट, किसकी बीम बोला यहाँ पर, किसकी बीम है यहाँ पर, यहाँ पे किसकी बीम है? ठीक है, तो फिर आपके पास थॉमसन ने भी थे, थॉमसन ने भी क्या किया, थॉमसन ने भी क्या किया, आपके पास ये पाया कोई थिन फिल्म ली, जब इन्होंने क्या किया, यहां से कोई थिन फिल्म मिली, ठीक है, जब थिन फिल्म से आपके पास क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कराया, ठीक है, जब थॉमसन ने ये क्या किया, ये थिन फिल्म थी एक, इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट कराया, ई बीम, तो क्या हुआ आपके पास, यहां पर स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना ऐसा, ठीक है, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बना, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो ये थिन फिल्म का केस था, ये थिन फिल्म थी, ठीक है, थिन फिल्म थी और ये इंटरफेरेंस पैटर्न था, इंटरफेरेंस पैटर्न था, ठीक है, और ये किसने किया था, ये किया था थॉमसन ने, थॉमसन एक्सपेरिमेंट था ये, एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या था, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लियर है सबको?